अबाउट द टॉपिक। कुछ असाइनमेंट दिया था मैंने। यस, रूमा। एक्सपेक्टेड था कि रूमा पढ़ेगी। एनीवन एल्स? हेमिन, गुड। मानसी, राइट। सो ऑफलाइन में कुछ लोग यस बोल रहे हैं, बाकी ऑफलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स वाटरफॉल मॉडल। नहीं, कोई भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 15 17 लोग हैं, उसमें से किसी ने भी नहीं देखा। हाँ, नॉट एन इशू, बट अगली बार से ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज बोली जाती है तो थोड़ा सा पढ़ के आओ, उसमें आपको ही फायदा होगा। मैं वाटरफॉल मॉडल यहाँ पे दिखाऊंगा, मुझे हार्डली 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट के अंदर मैं वाटरफॉल मॉडल बता दूंगा यहाँ पे, बट आप खुद ढूंढने जाओगे तो आप 4 मॉडल और ढूंढोगे। समझ रहे हो बात को? और उस समय पढ़ने बैठोगे या ढूंढने बैठोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड 4 5 चीजें और भी देखोगे, और हो सकता है कि इस सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी आपको याद आ जाए। अदरवाइज वाटरफॉल मॉडल कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसमें पढ़ने में 1 घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा। ठीक है। सो मैंने वाटरफॉल मॉडल का असाइनमेंट क्यों दिया था उसे समझने पहले हम डेवऑप्स देख रहे थे, और डेवऑप्स में हमने सारी स्टेप्स देखी थी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है या किसी वेबसाइट को डिलीवर करना है या सिस्टम को डिलीवर करना है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है। एंड यू पीपल हैव लिस्टेड द 10 12 एक्टिविटीज एट दैट डे। मेंटेनेंस आता है, टेस्टिंग आता है, डेवलपमेंट आता है। आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है अगर इस तरह से किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर इतना देख लेते तो, कि इमेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल या सिंपल वाटरफॉल मॉडल गूगल पे लिख देते तो आपके सामने एक इमेज आ जाती। Is it visible to all of you? Those who are online, kindly confirm. वाटरफॉल मॉडल का इमेज दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो दीज आर द सर्टेन स्टेप कि आप जब भी कोई वेबसाइट आपको मैंने कहा था कि आपको प्रोजेक्ट कौन देता है? क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है। फिर आपके पास अलग अलग टाइप की टीम्स होती है, डेवलपमेंट टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, मेंटेनेंस टीम होती है, और उस टीम के बीच में सारा काम डिलीवर करके आप एट द एंड वापस क्लाइंट को अपना जो उसने प्रोजेक्ट दिया था उसको कंप्लीट करके वापस देते हो। ठीक है, तो उस पूरे एंटायर प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो ये बता रखा है कि सबसे पहले आपके पास प्रोजेक्ट का प्लानिंग होगा कि किस तरह का प्रोजेक्ट है आपके पास, कि वो वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, सोशल एप्लीकेशन है, बिलिंग एप्लीकेशन है, किस तरह का वो एप्लीकेशन है। दैट इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग। कितने टाइम में आपको करना है, उसके लिए कितना बजट की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी? प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। देन रिक्वायरमेंट के अंदर आपको उसको एसक्यूएल में बनाना है, ओरेकल के अंदर बनाना है, एंड्रॉइड के अंदर बनाना है, आईओएस के अंदर बनाना है, पीएचपी के अंदर बनाना है, कौन सा सर्वर चाहिए, 8 GB का सर्वर चाहिए, 16 GB का सर्वर चाहिए, उबंटू मशीन चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, उसको एसआरएस भी बोला जाता है। अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए होंगे तो आपने एसआरएस बनाया होगा। एनीवन नोज एसआरएस? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, है ना। एसआरएस फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, की जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उससे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए उसको, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या चाहिए, बैक एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, दैट इज द एसआरएस। तो ये सब किस में आता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस आता है। ठीक है, अब एनालिसिस दो तरह के हो सकते हैं। कुछ चीजें टेक्निकल एनालिसिस भी होता है, मतलब फिजिबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब है कि टेक्निकली क्या वो सॉल्यूशन फिजिबल है,
मैं कह दूं कि नहीं मुझे मून पे जाना और मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा या ऐसा हार्डवेयर बनाऊंगा जो मेरे यहाँ पे विंग लगा देगा और उड़ते उड़ते चला जाऊंगा, इज इट फिजिबल और नॉट? ठीक है, नहीं है, ऐसा है नहीं, माइट भी आपको ऐसा इन्वेंशन करे कि ऐसा हो सकता है, बट एनालिसिस के अंदर ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि इज इट फिजिबल और नॉट। मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है पर वो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसके लिए 3 करोड़ रुपए लग रहे हैं और मेरे बिजनेस में तो कभी 3 करोड़ आने ही नहीं वाले हैं। तो इज इट बना बना सकते हैं, बट क्या उसको बनाना चाहिए उस शॉप के लिए? मान लो कि मैं कोई एक छोटा सा शॉप चलाता हूँ, मैं किसी इंजीनियर के पास गया कि मुझे ऐसी एप्लीकेशन बना के दे दो, उसने बोला कि नहीं 50 लाख रुपए लगेंगे। आप बोलोगे कि मैं पूरा 10 साल भी चलाऊंगा मेरा शॉप तो भी 50 लाख रुपए नहीं आएंगे, तो क्या वो एप्लीकेशन उस शॉप वाले को बनानी चाहिए? ठीक है, तो देयर आर सर्टेन फिजिबिलिटी, तो वो आपके मॉनेटरी पॉइंट से हो सकती है, वो उसके काम हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी तरफ से फिजिबिलिटी हो सकती है, वो टेक्निकली फिजिबल है या नहीं है। तो वो जो सारी एनालिसिस पोर्शन है वहां पे ये सब आएगा कि उसकी फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं। हो सकता है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन हो जिसके लिए अभी तक कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है कि उसके लिए कोई सॉल्यूशन आ जाए, बट राइट नाउ ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि वो सॉल्व करके दे दे। ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी आपकी टेस्टिंग हो सकता है, कितने यूजर्स आएंगे कि 50 यूजर आएंगे तो कितने टाइम में रेस्पॉन्स करेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो सब किसमें देगा? एनालिसिस के अंदर। देन डिजाइन, डिजाइन आप सब लोगों को पता होगा। डिजाइन वाले स्टेप में क्या होगा? वायर फ्रेम बनाओगे आप, डीएफटी डायग्राम बनाओगे, डेटा डिक्शनरीज बनाओगे, डेटा डिक्शनरीज बनाओगे, ठीक है, यूज केसेस बनाओगे कि यूजर सबसे पहले आएगा, होम पेज पे जाएगा, फिर लॉगिन करेगा, अगर उसके पास यूजर ने पासवर्ड नहीं हो तो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा। तो पूरा एक फ्लो बना के रखोगे, ठीक है, सीधा जाके कोडिंग नहीं करने लग जाते हैं। पहले क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेड करेंगे कि किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर चलने वाला है, पहला फेज क्या होगा, सेकंड फेज क्या होगा, थर्ड फेज क्या होगा, एक एप्लीकेशन के कितने स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर मींस कौन कौन इसको यूज करने वाला है, कि इसका एक एडमिन होगा, एक सुपर एडमिन होगा, एक एंड यूजर होगा, एक मेंटेनेंस होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें कौन बताता है? डिजाइन में। तो इतना सारा काम होने के बाद फिर प्रोग्रामर का काम शुरू होता है कि नहीं, अब उसके पास सारा चीजें हैं, उसको पता है कि कितनी टेबल बनने वाली हैं, कितने फ्रंट एंड के पेज बनने वाले हैं, कितने बैक एंड के पेज बनने वाले हैं। तो उसके बाद कौन शुरू करता है? कोडिंग। ठीक है, कोडिंग शुरू करने के बाद उसने मान लो कि 1 महीना लिया, 2 महीना लिया, उसको जो आपने डॉक्यूमेंट बना के दिया था। जैसे आप लोग अगर एज ए प्रोग्रामर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले जाके पीडीएफ दे दी जाएगी कि आपको ऐसा पेज बनाना है, उस पीडीएफ के अंदर होगा, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट पीडीएफ इनटू डिजिटल। आपको एक लॉगिन स्क्रीन जैसा दिख रहा होगा, आपको वो लॉगिन स्क्रीन एक्चुअल में बनानी होगी। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होगा, उसके अंदर पीडीएफ में लिखा होगा, आपको टेबल दे रखे होंगे पीडीएफ के अंदर, आपको एक्चुअल में वो एसक्यूएल फायर करके टेबल बनाने होंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? डिजाइन मिलता है, एंड एज ए डेवलपर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको उस डिजाइन के बेस पे आपको कोड तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने जो कोड तैयार किया, मान लो कि आपने 1 महीना 2 महीना जो भी टाइम लाइन था उस टाइम लाइन को लगा कि आपने वो कोड तैयार कर दिया, यानी कि वो चीजें अब सॉफ्टवेयर में आ गई है ना। अब उसकी टेस्टिंग की जाएगी, तो टेस्टिंग है डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक अलग तरह का डिपार्टमेंट है, वो टेस्ट करता है कि जैसे आपने ईमेल रखा है तो अलग अलग तरह के ईमेल डाल के देखेंगे, वो अलग अलग तरह के पासवर्ड डाल के देखेंगे कहीं ब्रीच तो नहीं हो रहा है। आपने 5 यूजर के लिए बनाए तो 10 यूजर के लिए ट्राई करके देखेंगे है ना कि रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने हो सकता है कि मैक मशीन पे सिस्टम को बनाया होगा तो गूगल पे देखेंगे, विंडोज पे देखेंगे, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उस पर उसको रन करके देखेंगे। आपने एक बड़ी स्क्रीन पे बनाया होगा तो वो मोबाइल की स्क्रीन पे उसको चला के देखेंगे। जितने टाइप के यूजर्स हो सकते हैं, जितने टाइप के यूज केसेस हो सकते हैं, किस किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है, क्या क्या इनपुट उसके अंदर डाले जा सकते हैं, वो सारे इनपुट डाल के ये टेस्टर जो होते हैं उसको टेस्ट करते हैं, और फिर वहां पे लिखा जाएगा कि इस कंडीशन में ऐसा आया था, इस कंडीशन में इस तरह से आया था। ठीक है, मान लो कि आपने कैलकुलेटर बनाया और 2 नंबर को डिवाइड करने का एड डिवाइड समेशन ऐसा कुछ बनाया। ठीक है, अब किसी ने डाला a = 10 डिवाइड बाय 0, क्या होगा? 10 डिवाइड बाय 5 डाला तो आंसर 2 आ जाता है, पर 10 डिवाइड बाय 0 डाल दिया तो किसी ने नंबर 1 उसने डाला 10, नंबर 2 उसने डाला 0, क्या होता है ऐसे केस में? ट्विंकल को ऑडियो नहीं आ रहा, बाकी लोग प्लीज रिप्लाई। एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके, ट्विंकल काइंडली चेक योर माइक स्पीकर है ना। सो टेस्टिंग में मैं कह रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट दिए जाएंगे, इनपुट सेट अलग अलग टाइप के दिए जाएंगे। वो कैलकुलेटर काम कर रहा था सबके लिए, कोई डाल रहा था कि 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 5, 20 डिवाइड बाय 4, सब में काम कर रहा था। पर अचानक से किसी ने पहला नंबर डाला, कोई इंटीजर नंबर 20 30 ऐसा, और सेकंड नंबर उसने 0 डाल दिया।
तो 20 डिवाइड बाय 0 जब अंदर जाएगा प्रोसेस होने के लिए तो क्या होगा, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो क्या होता है, इंफिनिटी एक तरह से। ठीक है, तो अगर उसने हैंडल नहीं कर रखा होगा कि नहीं नंबर 2 या डिवाइड में जो नंबर आ रहा है वो 0 आ रहा है तो क्या करना है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। एरर तो तब सॉल्व होगी जब आप लिखोगे कि इफ नंबर 2 इज इक्वल टू 0 तो आप उसको एरर शो करोगे। ठीक है, बट अगर आपने इफ कंडीशन लगाया ही नहीं, आपने वहां पे टेस्ट ही नहीं किया कि सेकंड नंबर क्या है, 0 है तो क्या करना है, तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। एप्लीकेशन को खुद को समझ में नहीं आएगा कि डिवाइड बाय 0 कैसे किया जाए। ठीक है, इसलिए जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पे डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आता है, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मैं इस तरह का कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ जहाँ पे एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, तो मुझे ध्यान में रखना होगा कि जब भी दूसरा नंबर 0 हो जाए तो मुझे इस तरह से हैंडल करना है। तो अगर वो काम यहाँ पे डिजाइन करते समय या कोडिंग करते समय यूजर ने प्रोग्रामर ने नहीं किया है तो इट शुड बी कोड बाय टेस्टर। हो सकता है कि एक नंबर है 32 बिट से भी ज्यादा हो गया, आपने इंटीजर 16 बिट का ले रखा है, उससे बड़ा सा नंबर डाल दिया, कैलकुलेटर में से अपने नंबर प्रेस करता जाए तो कोई तो लिमिट होगी ना, कितना बड़ा नंबर लेगा, तो किसी जगह पे जाके तो ई वाले सिंबल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें देखनी पड़ेगी कि आपने जो प्रोग्राम बनाया वो कितने नंबर के लिए काम कर रहा है। मैंने कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाई तो कितने हाईएस्ट डिजिट के लिए वो काम कर सकता है। तो ये सब किस में जाता है, टेस्टिंग में। टेस्टिंग हो जाने के बाद फिर वो डिप्लॉयमेंट पे जाता है। डिप्लॉयमेंट हैज अ डिफरेंट टीम, वो एंटायरली एक दूसरी टीम होती है जो डिप्लॉयमेंट का काम करती है। तो ये जो मॉडल इनिशियली जिसने दिया था दैट इज द वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, यहीं से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक तरह से शुरू हुआ था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए डेवऑप्स नाम की चीज आई है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा ओरिजिन देख रहे हैं कि कहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली शुरू हुई है। ठीक है, और वाटरफॉल मॉडल पता ही चल रहा है कि उसका फ्लो जो है इस तरह का है, एक स्टेप खत्म होगा फिर दूसरा स्टेप, मतलब उसका कहने का मतलब ये कि कोडिंग आप पहले नहीं कर सकते हो कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग नहीं करो और मैं कोडिंग शुरू कर दूं। दैट इज इन अ गुड वे। कोई आपको बोले कि नहीं आपको इस सॉफ्टवेयर आपको इस एप्लीकेशन पे काम करना है और सीधा कंप्यूटर खोल के आप प्रोग्राम बनाने लग गए, दैट्स नॉट द गुड स्टाइल। आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से ही करना पड़ेगा। दैट इज द सिनेरियो। आप डायरेक्ट दिखने से शुरू नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट दिखने से शुरू करोगे तो कर सकते हो, करने के लिए कौन मना करता है। मेरे कोई कैलकुलेटर की एप्लीकेशन दे और मेरे को जावा का प्रोग्राम आता है तो मैं सीधा क्लास बना के क्लास कैलकुलेटर शुरू कर सकता हूँ। बट उसमें क्या होगा, मुझे पता ही नहीं होगा क्या क्या काम, मुझे डिजाइन कैसी होनी चाहिए, मेरे पास लेआउट कैसा होना चाहिए कि प्लस का बटन होना चाहिए, एक माइनस का बटन होना चाहिए, एक एडिशन का बटन होना चाहिए, एक डबल जीरो वाला बटन भी होना चाहिए, एक जीरो वाला बटन भी होना चाहिए, एक डेसिमल वाला बटन भी होना चाहिए। जब मैं पूरा बना दूंगा उसके बाद कोई कहेगा कि नहीं मेरे को तो बड़ी कैलकुलेशन करनी है, एक साथ एक बटन जीरो, 3 जीरो वाला बटन भी दिखना चाहिए। कई बार कैलकुलेटर में होता है डबल जीरो वाला बटन होता है, एक जीरो एक डबल जीरो, यानी कि आपको बड़ा नंबर लिखना है जिसमें 3 4 जीरो तो 2 जीरो वाला बटन दबाओ। किसी ने कस्टमाइज रखनी है, मेरे पास तो एक साथ 4 जीरो आ जाना चाहिए एक ही बटन दबाऊं तो आपको ऐसा बटन भी बनाना पड़ेगा। तो वो सब कैसे पता चलेगा, जब तक डिजाइन फेस नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर बिना इन सब के काम से सीधा कोडिंग पे आ जाता हूँ तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा, हर बार नए नए चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके चेंज करना मुश्किल है। यहाँ डिजाइन तक तो क्या है, ऑन पेपर है, तो ऑन पेपर चेंज करना मुश्किल नहीं है। बट एक बार आपने इंप्लीमेंट कर दिया, आपने टेबल बना दिया, फिर उसकी फॉरेन की प्राइमरी की सब दूसरे टेबल में सेट कर दिया, फिर यहाँ पे चेंज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऑन पेपर जितना काम हो जाता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल क्योंकि 1 बाय 1 सारे स्टेप होते हैं इसलिए इसका नाम क्या रखा है, वाटरफॉल। ठीक है, वाटर के फॉल जैसा दिखता है इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, वाटरफॉल मॉडल। तो यही असाइनमेंट मैंने दिया था कि आप लोग वाटरफॉल मॉडल पढ़ के आएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट। तो अभी भी जो वाटरफॉल का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इट्स ओनली इंट्रोड्यूस एक इंस्टेंट है। आप लोग चाहो तो और इसके अंदर पढ़ सकते हो कि रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या आता है, वेरिफिकेशन के अंदर क्या आता है, मेंटेनेंस में क्या आता है, हर स्टेप को आप एलोबरेट कर सकते हो। ठीक है, और जितना उसको ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा है कि एट द एंड आपको जाना इसी तरफ है। 1 साल बाद 2 साल बाद आपको यही इसी इंडस्ट्री में जाके काम करना है। तो कोई तब बोले बोले कि आपको इम्प्लीमेंटेशन पे करना है और आपको पता ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कोई आपको बोले कि वेरिफिकेशन करना है और आपको नहीं पता है कि वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या पार्ट है या क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है, तो उस समय जाके ढूंढने जाओगे, वहां पे बैठ के गूगल करोगे, इससे अच्छा है कि जब सीखने का टाइम है तभी इन सारी चीजों को सीखा जाए। ताकि उस टाइम पे किसी ने बोला कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है या कोई बोला आपको वेरिफिकेशन करना है, तब आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज द वेरिफिकेशन। तो साइड वाला कलीग देखेगा एमएससी करके आया, वेरिफिकेशन नहीं पता है, हो सकता है। तो एटलीस्ट वहां पे ढूंढना पड़े कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि नहीं वेरिफिकेशन का क्या क्या चीजें हैं। कोई बोले टेस्टिंग करनी है और आप बोले कि टेस्टिंग में क्या करूं, नाम तो सुना है टेस्टिंग,
तब ढूंढोगे नहीं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, तो वो सारी चीजें अभी एक्सप्लोर कर लो ताकि उस समय एकदम स्पेसिफिक ढूंढ पाओगे कि आई वांट टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आ रहा आइडिया थोड़ा सा? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका होमवर्क था जो मैं कर रहा हूँ। तो होपफुली कि अगली बार अगर कुछ बताया जाए तो आप थोड़ा सा ढूंढ के आएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो 1+ होगा कि मैं कुछ और आगे की चीज बढ़ाऊँ। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज द डेवऑप्स। ठीक है, आज के दिन में हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं। जो चीज हमने उस दिन ओरली पढ़ी थी उसको थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में की जाए ताकि आपको और ज्यादा आइडिया लग जाए कि व्हाट इज द डेवऑप्स, और दिमाग में बैठ जाए कभी भी कोई पूछे कि डेवऑप्स का मतलब क्या है। ठीक है, और उस दिन मैंने कहा था कि डेवऑप्स क्या नहीं है, क्या है वो पता करने से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं है डेवऑप्स। तो डेवऑप्स के बारे में मैंने बताया था कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपने जावा सीख लिया होगा, जैसे आपने पाइथन सीख लेते हैं, सी प्लस प्लस सीख लेते हैं, और फिर उसके अंदर कोडिंग करना शुरू करते हैं। उनको पता है कि मुझे वेबसाइट बनानी है तो मुझे जावा, पीएचपी, लारावेल ऐसा कुछ आना चाहिए। मुझे कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे सी प्लस प्लस और जावा आना चाहिए। ठीक है, मुझे मशीन लर्निंग या ऐसा कुछ करना है तो मुझे पाइथन आना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ सिंटेक्स पता होता है कि नहीं, इस तरह से प्रिंट लिखा जाता है, इस तरह से फाइल रीड करा जाता है, इस तरह से एक्सेप्शन जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो वो एक टूल है। ये डेवऑप्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि आप बैठ के डेवऑप्स इंस्टॉल कर लोगे कि मेरे सिस्टम में मेरे पास डेवऑप्स इंस्टॉल करना है। तो डेवऑप्स इज नॉट एन सिस्टम और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहली बात कि डेवऑप्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सेकंड, डेवऑप्स कोई फ्रेमवर्क भी नहीं है। फ्रेमवर्क का नाम सुना है सब लोगों ने? फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे मैंने कहा लारावेल, तो लारावेल इज एन फ्रेमवर्क। सीआई कोड इग्निटर इज ए फ्रेमवर्क। जेंगो इज एन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वो सारे फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मींस उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होती है। जैसे मैं जेंगो कहूँ तो जेंगो एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जहाँ पे आप वेबसाइट बना सकते हो बेस्ड ऑन पाइथन। पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब जहाँ पे सारी क्लासेस आपको पहले से मिल जाए, जहाँ पे सारी यूटिलिटी आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ लारावेल, तो लारावेल इज ए पीएचपी बेस्ड फ्रेमवर्क। तो कोर पीएचपी में मुझे छोटा छोटा काम नहीं करना पड़े, मैं सीधा मॉडल बनाऊं, मेरे पास एडिट अपडेट डिलीट आ जाए, तो फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क भी अल्टीमेटली क्या काम करता है, कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन या सिस्टम डिजाइन करने का काम करता है, टूल देता है। ठीक है, तो ये जो डेवऑप्स है वो फ्रेमवर्क भी नहीं है, नहीं वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक्चुअली डेवऑप्स है क्या चीज? तो व्हाट इज डेवऑप्स? तो लास्ट के लेक्चर में मैं बता रहा था कि डेवऑप्स है क्या चीज एक्चुअली। एनीवन? दोस्त हु आर ऑनलाइन, आप लोग अनम्यूट करके बोलिएगा क्योंकि चैट बॉक्स मुझे नहीं दिख रहा है। सो यू हैव टू अनम्यूट एंड स्पीक अप। व्हाट इज डेवऑप्स? बिकॉज हम लोग या तो प्रोग्रामिंग सीखते हैं या फ्रेमवर्क सीखते हैं, ऐसा कुछ सीखते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग सीखते हैं या डीबीएमएस सीखते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली डीबीएमएस भी क्या एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डेवऑप्स में कह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग ही नहीं है, नहीं कोई हेलो फ्रेमवर्क। सर, यस, डेवऑप्स एक फिलोसॉफी है, यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग है ऑपरेशन टीम और कोडिंग टीम के बीच। गुड। सो डेवऑप्स इज अ न्यू कल्चर और न्यू फिलोसॉफी ओनली। ठीक है, एक मेथोडोलॉजी है, फिलोसॉफी कह सकते हैं, या न्यू कल्चर इन आईटी इंडस्ट्री कह सकते हैं, एक नया कल्चर है। ठीक है, अब ये कल्चर क्या काम करता है? ठीक है, ये कल्चर इंटीग्रेशन का काम करता है इन टू टीम्स। ठीक है, ये डेवऑप्स का लोगो है जहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो अलग अलग टीम है। ठीक है, तो ये जो इन्फिनिटी सिंबल है उससे ये पता चलता है कि कोई भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जो कमर्शियल है, जहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलते रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो जो कमर्शियल है, एनी वेबसाइट या एनी ईआरपी सिस्टम जो किसी बिजनेस को चलाता होगा। ठीक है, सारी चीजें बिजनेस रिलेटेड है, हमें कोई कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन या इस तरह की एप्लीकेशन नहीं देखनी है। जैसे व्हाट्सअप है, ठीक है, व्हाट्सअप कह सकते हो, मैजिक ब्रिक कह सकते हो, उबर कह सकते हो, ओला कह सकते हो, जोमेटो कह सकते हो, स्विगी कह सकते हो। जो भी एप्लीकेशन हम डे बाय डे में देखते हैं, वो सारी एप्लीकेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने किसी भी आईटी कंपनी को बोला था, उनको एप्लीकेशन बना के दे दी और उसके बाद आईटी का काम खत्म हो गया, ऐसा
नहीं होता है। उनके अंदर रोज कुछ ना कुछ नए रेस्टोरेंट ऐड होते हैं, रोज नए कस्टमर ऐड होते हैं, रोज नए ऑफर्स देने होते हैं, ठीक है। हर रोज का क्राउड अलग होता है, किसी सिटी में एक साथ बहुत सारा क्राउड हो जाता है, किसी सिटी में थोड़ा कम क्राउड होता है। मान लो कि कहीं पे लॉकडाउन लग गया, अचानक से वहाँ पे होम डिलीवरी बढ़ गई, ठीक है, तो वहाँ पे अचानक से बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है। हर रोज नए नए अपडेट आते हैं, हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी आती है। कभी 3G था, कभी 4G मोबाइल लॉन्च हो जाते हैं, कभी 5G मोबाइल लॉन्च हो जाते हैं, कभी iOS अपना वर्जन चेंज कर देता है, कभी एंड्रॉइड अपना वर्जन चेंज कर देता है। तो जो जोमेटो की एप्लीकेशन, उसको क्या करना है, उसको सारे सराउंडिंग के साथ काम करना है। अगर नेटवर्क चेंज हो गया तो उसको अपडेट करना है, अगर एंड्रॉइड वाले ने अपना एंड्रॉइड का वर्जन चेंज कर दिया तो उसको चेंज करना है, iOS वाले ने अपना वर्जन चेंज कर दिया तो उसको कुछ काम करना है, कोई नए मोबाइल आ गए 5G के अंदर, उसके अंदर नए तरीके का नेटवर्क है तो उसके साथ काम करना है, ठीक है। तो जितने भी सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं वो सारे किसके किसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपकी बिजनेस एप्लीकेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे यूजर को कोई चीज नया इंटरफेस मिलेगा, कोई नई चीज सराउंडिंग में आई, तो आपकी एप्लीकेशन वहां पे इम्पैक्ट करने वाली है, वहां से आपको फीडबैक मिलने वाला है कि नहीं मेरे जो एप्लीकेशन, आप बोलोगे कि iOS 12 में सपोर्ट नहीं कर रही है, आपने फीडबैक क्या दिया, iOS 12 में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, iOS 12 के लिए सपोर्ट देना पड़ेगा। अरे बात समझ में, गवर्नमेंट ने किसी ने कह दिया कि नहीं इस नेटवर्क के अंदर ये एप्लीकेशन नहीं चलनी चाहिए, या ये वाला जो आप ऑफर दे रहे हो वो वैलिड नहीं है। माइट भी ऐसा हो सकता है, कई सारी एप्लीकेशन कई बार गवर्नमेंट बैन करा देती है, कोई ऑफर आप चला रहे हो कि आप फ्री में नहीं दे सकते हो, आप इस तरह का प्राइस नहीं रख सकते हो, आप ये चीज, तो तुरंत से आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहती है। किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी आईटी सॉल्यूशन आपने इंप्लीमेंट कर दिया है तो खत्म नहीं हो जाएगा कि आपने सॉफ्टवेयर बना के ले लिया और फिर खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहता है, इसीलिए सिंबल किस तरह का है, इन्फिनिटी वाला सिंबल दे रखा है कि आपके कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि आपको आपने एक बार डेटा बना के दे दिया या आपने एप्लीकेशन बना के दे दी, वो डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय करने के बाद क्या होगा, रोज उठ के कुछ ना कुछ आएगा। कभी आएगा कि किसी ने फीडबैक दिया तो उसको चेंज करना पड़ेगा, कभी नया अपडेट आया तो वो चेंज करके लाना पड़ेगा, तो कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, इसीलिए सिंबल कौन सा है, इन्फिनिटी सिंबल है। अब क्या क्या कंपोनेंट है यहाँ पे, तो दे आर, किसी भी एप्लीकेशन को जब आप मार्केट में लेके आ रहे हैं या उसको डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहाँ पे दो तरह की टीम मेजोरिटी काम करती है, वन इज डेवलपर टीम एंड सेकंड वन इज ऑपरेटर टीम। डेवलपर का काम सबको दिखता है कि कोड करना है, एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। बट जो ये ऑपरेशन टीम है, एक्चुअली ऑपरेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई कंपनी गाड़ी बना के दे देती है, इंजीनियर सब लोग, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स आपको गाड़ी बना के दे देते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेशन मतलब जो हम लोग करते हैं डे बाय डे, रोज गाड़ी चलाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी चला के फीडबैक तो देंगे कि नहीं इस गियर में गाड़ी थोड़ी सही से नहीं चलती है, या पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम करती है, या ट्रैफिक के अंदर उसका एक्सीलरेशन अच्छा नहीं है, तो हम जो फीडबैक देंगे वो क्या करने पड़ेंगे, जो डेवलपर टीम जिसने बनाया था गाड़ी को, उसको अगले वर्जन के अंदर क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि मारुति ने इतनी सारी गाड़ी वापस मंगवा ली है, या फोर्ड ने इतनी सारी गाड़ी वापस मंगवा ली है ना, किसी प्रोडक्ट के साथ ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि वो फीडबैक ऐसा गया है कि ये चीज काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो नए वर्जन के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, अपडेट करके देना पड़ता है। तो जो ऑपरेशन टीम जो काम कर रही है, ठीक है, वो क्या करती है, एंड यूजर से फीडबैक लेती है, नए मेंटेनेंस के इश्यूज को वापस किसको देती है, डेवलपमेंट टीम को देता है, डेवलपमेंट टीम उसमें वर्क करके वापस से उसको रिलीज करता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत बार क्या होता है, डिफरेंशिएट होने की वजह से वो टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाती, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है उसको खत्म करने के लिए एक नया फिलोसॉफी लाया, दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम देखना जाए, किस डेफिनेशन अगर कहीं लिखने की जरूरत पड़े, तो डेवऑप्स इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस intend to reduce the time between committing a change to a system and the change being placed into normal production, ठीक है। आपने कमिटमेंट कर दिया कि नहीं ये चेंज इतने टाइम में कर देंगे, और एक्चुअली वो कितने टाइम में प्लेस हो जाएगा चेंज, है ना, उस गैप को खत्म कर देता है या उसको फिक्स कर देता है। आपने बोला था कि नहीं मैं 30 तारीख को ये चेंज करके दे दूंगा, एंड यू विल डिलीवर दैट चेंजेस एट 30, उसी डेट को कर देते हो, दैट इज, ये प्रैक्टिस है डेवऑप्स का, प्रैक्टिस while ensuring the हाई क्वालिटी, मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं, ठीक है। जो पुराना तरीका था वो इस तरीके का था, जो वाटरफॉल मॉडल है या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवऑप्स से पहले का है। डेवऑप्स से पहले का मतलब, डेवऑप्स कितने लोगों को पता है डेवऑप्स कब से आया होगा, when it will introduce into the market or software industry। बिफोर 2007 डेवऑप्स जैसा कुछ नहीं था,
ये 2006 2007 के अंदर ये DevOps मार्केट में आया, ठीक है। तो उससे पहले भी सॉफ्टवेयर और ये सब तो थे, ऐसा तो नहीं था कि DevOps के बाद ही सब कुछ आया। तो उससे पहले के जो मैकेनिज्म थे, जो वाटरफॉल और उस तरह के दूसरे बहुत सारे मॉडल अगर आप पढ़ोगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तब उस तरीके से काम होता था, ठीक है। तो नॉर्मली आपको कोड करना होता था, कोड बिल्ड होकर टेस्टिंग टीम के पास जाता था। जैसे हमने देखा कि पहले कोडिंग होगा, फिर उसको टेस्ट के पास जाएगा, टेस्ट जैसे ही हो जाता है तो रिलीज में जाता है, रिलीज के बाद वो ऑपरेट होने लग जाता है। आपने रिलीज किया, फिर ऑपरेशन वाले उसको मेंटेन करते रहेंगे और उसको ऑपरेट करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड ऑफ मैकेनिज्म है। हैंड ऑफ मतलब आप चार्ज किसी और को दे रहे हो कि मैंने बना के इसको दे दिया, उसने बना के फिर उसके आगे वाले को दे दिया, उसने बना के फिर उसके आगे वाले को सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो डेवलपर किसको देगा? टेस्टर को दे देगा सारा कोड। टेस्टर उसको टेस्ट करके दिखा देगा कि ये सही चीजें हैं, तो वापस किसको देगा? रिलीज वाली टीम को देगा कि आप इसको रिलीज कर दीजिए। रिलीज वाला क्या देगा? मैंने रिलीज कर दिया, आप इसको ऑपरेट करिए। ऑपरेट करिए मतलब कितना सर्वर आपको देना है, कितनी मेमोरी आपको कंज्यूम करवानी है, कौन से सर्वर पे आपको रखना है, वो सब कौन करता है? ऑपरेटर काम करता है। बट ये जो हैंड ऑफ मैकेनिज्म है उसमें बहुत टाइम लग जाता है कि मैं इसको समझाने जाऊंगा, फिर इसको समझाने जाएगा, फिर इसको समझा, फिर अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सब एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि उसने मुझे टाइम पे नहीं दिया था, उसने मुझे टाइम पे समझाया नहीं था, उसने ये वाली चीज मुझे नहीं बताई थी। तो वो सारी चीजें इंडस्ट्री में होती है कि जब सही से चलता है तो सब लोग क्रेडिट लेंगे कि नहीं मैंने सही से रिलीज किया था, मैंने सही से ऑपरेट किया था, मैंने सही से बनाया था। बट देयर आर सर्टेन ग्लिचेस, कई सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आया है, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाई कि मैंने बोला था कि 30 को मैं डिलीवर कर दूंगा, पर 30 को डिलीवर नहीं हुआ, तो क्या कहेगा? ऑपरेटर कहेगा कि नहीं मुझे रिलीज टाइम पे नहीं मिला था। रिलीज वाला कहेगा कि मुझे टेस्टिंग करने का सही टाइम नहीं मिला था, या मुझे सही टाइम पे डेवलपर ने कोड करके नहीं दिया था। तो वो जो ब्लेम गेम है उसको खत्म करने के लिए डेवऑप्स आया है, ठीक है। अब डेवऑप्स में क्या होता है कि ये जो रिलीज टीम है, टेस्टिंग टीम है, सब लोग एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हैं मतलब सबको पता रहता है कि कौन सा बग आया है, डेवलपर कौन से बग पे काम कर रहा है, कितने टाइम में वो काम खत्म होगा, उसके कोड में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डेवलपर डेवऑप्स की टीम रहती है। तो डेवऑप्स टीम को सब कुछ पता रहता है कि डेवलपिंग साइड पे क्या हो रहा है, मेंटेनेंस साइड पे क्या हो रहा है, टेस्टिंग साइड पे क्या हो रहा है, वो सब कुछ इसको पता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा वो क्या करते हैं, रिलीज साइड पे भेजते हैं। जितने भी टेस्टिंग जो भी आएगा वो सब किसको पता है? ये सारी इंफॉर्मेशन चाहे टेस्टिंग की होगी, स्टेटिंग की होगी, प्रोडक्शन की होगी, वो सब इस टीम को पता है। तो एंटायर सिस्टम के बाद अवेयर रहता है जो है डेवऑप्स इंजीनियर। तो कहीं पे भी ग्लिचेस नहीं आने देते हैं, कहीं पे भी इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे कि उसने टाइम पे नहीं दिया था या उसकी कोड में कुछ ऐसा था जो हमको नहीं बताया गया था। ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होती। तो डेवऑप्स जो है आपकी डिलीवरी ऑन टाइम करवाता है। डेवऑप्स टीम जो रहती है वो क्या करता है, उसका काम यही है कि अलग अलग कंपोनेंट के बीच में इंटीग्रेशन करना और टाइम पे डिलीवरी देना। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवऑप्स, या ऐसे कौन से फोर्सेस थे जिसने डेवऑप्स को मार्केट में लेके आए? ठीक है, ड्राइवर्स मतलब जो किसी चीज को ड्राइव करते हैं या लेके आते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द ड्राइवर्स बिहाइंड द डेवऑप्स टेक्नोलॉजी? ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द नीड फॉर क्विकर रिलीज टू रियलाइज बिजनेस नीड। ठीक है, जो चीज हमने लास्ट सेशन में कहा था कि मेरे पास अगर कोई बिजनेस आइडिया नया आया है और मैंने वो किसी आईटी कंपनी को दिया है, ठीक है। मान लो कि मैं कुछ नया टिकटॉक जैसा कुछ नया मार्केट में लेके आ जाऊं, या कोई नया गेम मार्केट में लेके आ जाऊं, या कोई नई एप्लीकेशन मार्केट में लेके आते हैं आपने, ठीक है। आपने से किसी को आइडिया लगता है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये जो ब्रेन आपका जो आइडिया देता है वो किसी आईटी टीम को आप बता देते हो, किसी कंपनी को बता देते हो, बट इट शुड बी रिलीज वेरी सुन। अगर आपने बताया और उसके बाद वो 10 महीने तक काम ही नहीं कर रहा है, 12 महीने तक वो काम ही नहीं कर रहा है, या तो वो आइडिया एक्सपायर हो जाएगा, उसकी नीड खत्म हो जाएगी, या फिर वो आइडिया कहीं किसी और को आ जाएगा, है ना। आइडिया कहाँ से आता है? अपने बाहर कुछ चीजें देखते हैं उससे तो आता है, सिर्फ सपने में तो आइडिया नहीं आता है। हमारे बाहर जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे कोविड आया तो कोविड को मैनेज करने का कोई आइडिया आएगा कि नहीं, कोविड के बाद बहुत सारी लाइन लग रही है तो उसके लिए क्या किया जाए, या हॉस्पिटल नहीं मिल रहे तो उसके लिए क्या किया जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल के जो बेड है उसकी ऑनलाइन हम कहीं पे पब्लिकेशन करते हैं। तो बाहर जो मार्केट में या जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसी को देखते हुए अपने को आइडिया लगता है, ठीक है। तो वो आइडिया जब आपको आया, हो सकता है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद किसी और को लगे ऐसा आइडिया कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो अगर आपने वो आईटी कंपनी को बताया और उसने आपको सही टाइम पे रिलीज करके नहीं दिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं बचता है, ठीक है। तो नीड फॉर क्विकर रिलीज और बिजनेस नीड को जल्दी करने के लिए डेवऑप्स को लाया गया है। इवोल्यूशन ऑफ एजाइल एंड लर्न मेथड, ठीक है। ये एजाइल क्या है वो आपको मैं वापस असाइनमेंट में दूंगा कि क्या एजाइल फ्रेमवर्क किस लिए काम में आता है। तो जो एजाइल फ्रेमवर्क है उसने अपने आप को इवॉल्व किया मतलब वन स्टेप अहेड। तो एजाइल फ्रेमवर्क डेवलप हुआ तो वो भी किसके अंदर है? डेवऑप्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है। वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये थर्ड वाला जो टॉपिक है, वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से आपको आइडिया लगेगा। जब आप यूनिट 1 पढ़ रहे होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में,
इसी शुरू हो गया ना, चैप्टर 1 शुरू हो गया होगा आपका, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग नथिंग मोर स्पेशल, जो काम हम हमारे कंप्यूटर पे कर रहे थे अब वो किसी और के कंप्यूटर पे कर रहे हैं, है ना। उसके कंप्यूटर पे, जिसका कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है उसके कंप्यूटर पे मैं वो काम कर रहा हूँ, दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। की नहीं मेरे कंप्यूटर में भाई 2 GB स्पेस है या 8 GB का ही रैम है, मुझे ऐसी रैम चाहिए जिसकी 50 GB रैम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। मैं अपने घर में शादी नहीं करवा सकता क्योंकि मेरा 2 BHK फ्लैट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा होटल या ऐसा रेस्टोरेंट बुक करना पड़ेगा जिसके पास 50 रूम है, 25 रूम है, ठीक है। तो मैं अपने रिसोर्सेज यूज नहीं करके किसी थर्ड पार्टी के रिसोर्स यूज कर रहा हूँ फॉर सम टाइम, फॉर ऑन द बेसिस ऑफ रेंट, कि मुझे 3 दिन के लिए क्या चाहिए, ऐसा घर चाहिए जिसके अंदर 50 कमरे हों ताकि मैं वहां पे कोई फंक्शन करवा सकूं। मेरे घर पे क्यों नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उतने सारे रिसोर्सेज नहीं, और मैं इतने सारे रिसोर्स लेना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे हमेशा के लिए 50 रूम नहीं चाहिए। फॉर माई एंटायर लाइफ इफ आई नीड 50 रूम्स, तो मुझे परमानेंट रेंट पे नहीं, फिर तो वो 50 रूम वाला घर मुझे खरीदना पड़ेगा। तो मुझे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ऐसी कैपेसिटी चाहिए जहाँ पे 50 रूम हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो रेंट पे लेना पड़ेगा। तो जब मैं अपने खुद के रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा हूँ, किसी थर्ड पार्टी के रिसोर्स यूज कर रहा हूँ, तो क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग। मेरे पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं है और मैं उतना पे नहीं कर सकता हूँ, पूरा बाय नहीं कर सकता, और बाय करना फिजिबल नहीं क्योंकि मुझे वो सारे टाइम के लिए, एंटायर टाइम के लिए नहीं चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहले के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल नहीं था, पर जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आने लगा तो ये जो डेवऑप्स है वो भी फिजिबल लगने लगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, उसका एक है 24/7 एनी टाइम एनीवेयर एनीवन कैन एक्सेस, ठीक है। तो ये जो टीम है डेवऑप्स की, वो कहीं पे भी उस चीज को एक्सेस कर सकती है, मतलब मल्टीपल लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड डेवऑप्स, कि डेवऑप्स मार्केट में क्यों फिजिबल हो। Last one is the increased availability of data centers and automation, ठीक है। Automation is the driving factor behind IT industry's revolution, कि अब बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती है, टेस्टिंग करने की टेस्टर की टीम की जरूरत नहीं है अभी, कि कोई आप ह्यूमन बीइंग या कोई आप आईटी के पर्सन्स वहां पे लगाओगे और वो टेस्टिंग करके देंगे, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, आपको यूज केस बना के रखने हैं, और वो सॉफ्टवेयर या जो आपने एप्लीकेशन बनाई है वो यूज केस के अंदर डाल दीजिए, वो खुद टेस्ट करेगा, ठीक है। पाइथन पढ़ लो या जावा के एडवांस फ्रेमवर्क पढ़ लो, जहाँ पे यूज केस लिखे जाते हैं, खुद पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करके दे देगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे बग है या यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। तो जो ऑटोमेशन फैक्टर है, या डेटा सेंटर, जो बड़े बड़े अमेजोन डेटा सेंटर हो गया, गूगल प्ले का डेटा सेंटर हो गया, गूगल ऐप इंजन हो गया, उस वजह से भी आपका डेवऑप्स पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर देखोगे तो आपको मिलती है 2006 के बाद ही, ऑलमोस्ट 2005-2006 के बाद ही ये सारी चीजें मार्केट में रेडीली अवेलेबल हो रही है। इसीलिए डेवऑप्स जो है अभी अभी इन सब फैक्टर्स की वजह से मार्केट में आ रहा है। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है डेवऑप्स मार्केट में क्यों आ रहा है, या उसके पीछे कौन कौन से फोर्सेस है जो डेवऑप्स को मार्केट में लेके आए। तो दीज आर द 4 क्राइटेरिया और 4 ड्राइविंग फोर्सेस दैट बिहाइंड द डेवऑप्स इन मार्केट। ठीक है। अगेन ये सर्टेन इमेजेस हैं आपको, ताकि वर्चुअलाइज हो सके कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवऑप्स एक्चुअली। तो स्टेविन एनिस करके कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर डेवलपर्स हैं, उन्होंने लिखा है दे आर फ्रॉम वेनस एंड ऑफ्स आर मार्स, ठीक है। मतलब जो डेवलपर है वो वेनस से आए हुए हैं और जो ऑपरेशन टीम है वो मार्स से आई हुई है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। डेवलपर जो काम करता है वो ऑपरेटर वालों को समझ में नहीं आता है, या ऑपरेशन टीम को समझ में नहीं आता है। ऑपरेशन टीम का काम है कुछ चीज इंस्टॉल करने का, बीपीएस इंस्टॉल करने का, नेटवर्किंग देखने का, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन देखने का, वो सब कौन करता है, ऑपरेशन टीम देखता है। तो ऑपरेशन टीम जो काम करती है ना, वो इसको समझ में नहीं आती है डेवलपर को। डेवलपर को ये समझ में आता है कि इंटीजर ए बी, क्लास, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, मेथड्स, ये सारी चीजें किसको समझ में आती है, डेवलपर को। तो डेवलपर का काम एंटायरली अलग है, जो प्रोग्रामर है उसका काम एकदम अलग है, और ऑपरेशन वाले का काम अलग अलग है। दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्लैनेट से आए हुए लोग हैं, तो उनके बीच में इंटीग्रेट करने के लिए आपको डेवऑप्स चाहिए। जिस तरह से एक देव है, एक ऑप्स है, ठीक है। दोनों का दिमाग अलग अलग है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं वो। तो अगर ये अलग तरीके से काम करेगा, ये अलग तरीके से काम करेगा, तो दोनों साथ में नहीं होते। दोनों बच्चों से कभी कोई देखा है, दोनों खिलौनों के लिए लड़ते रहेंगे, इस तरह फेंक देगा, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट एंटिटी, उनको मैच करवाने के लिए और उन दोनों से एक साथ काम करवा के टाइम पे रिलीज करने के लिए आपके पास क्या है, डेवऑप्स की टीम होना जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में एक नया टीम बना के कंपनी के अंदर रखना, जो इन दोनों के बीच में इंटीग्रेट
करा के रखें, ठीक है। तो जो नई टीम आएगा, जो डेवऑप्स डेवलपर आएगा, उसको एंटायरली डेवलपमेंट आता होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो पूरा बैठ के कोड कर सकता है या पूरा बैठ के ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। बट उसको डेवलपमेंट में क्या चल रहा है और ऑपरेशन में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट में कहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है, वो पहले से बता सकता है। ऑपरेशन टीम में कहाँ ग्लिचेस हो रहे हैं, कहाँ पे उनकी इश्यूज हैं, उसको पता रहता है, ठीक है। तो जो डेवऑप्स की टीम होती है उसको इन दोनों के बारे में पता होता है। सो लास्ट वन इज यू बिल्ड इट यू रन इट, ठीक है। यानी कि खुद ही बनाना है, खुद ही रन करना। तो जो डेवऑप्स टीम है वो दैट इज द रिस्पांसिबल फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग। उनके नीचे जो काम करते हैं या तो वो डेवलपर होंगे या फिर वो ऑपरेशन टीम होगी, पर एंटायर रिस्पांसिबिलिटी किसके पास जाती है, डेवऑप्स टीम के पास जाती है। सो आज आपको विजुअलाइज हो चुका होगा थोड़ा सा कि व्हाट इज द डेवऑप्स, ठीक है। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू डेटा जाता है, क्या जरूरत है डेवऑप्स की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लिनक्स के कौन से कमांड्स रहते हैं जो डेवऑप्स टीम यूज करती है, या क्या क्या और टूल अवेलेबल है डेवऑप्स के लिए, ठीक है। तो उसमें से एक टूल का नाम हमने देखा था, दैट इज द यहाँ पे एक नई टर्म देखी थी, अजाइल। अजाइल इज द फ्रेमवर्क, ठीक है। वो डेवऑप्स से पहले का स्टेप है, डेवऑप्स से पहले का स्टेप है, मतलब यहाँ पे लिखा इवोल्यूशन ऑफ एजाइल, ठीक है। मतलब एजाइल का इवोल्यूशन, मतलब एजाइल थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है तो आपके पास डेवऑप्स है। तो एक्चुअली एजाइल क्या था, जैसे हमने पहले की चीज वाटरफॉल मॉडल देखी, ठीक है। तो अब ये जो एजाइल है वो आपका डेवलपमेंट जहाँ शुरू होता है और ऑपरेशन जहाँ शुरू होता है, उन दोनों के बीच में तो आपके पास डेवऑप्स टीम आ गई, एक डेवलपमेंट टीम है, एक ऑपरेशन टीम। डेवलपमेंट टीम से पहले क्या चीज है, डेवलपमेंट के पास प्रोजेक्ट कहाँ से आया, यूजर के पास से आया, ठीक है। तो यूजर और डेवलपमेंट के बीच एक स्पेस बच जाता है, इन दोनों के बीच में गैप रह जाता है, ये वाला है कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट को उतने अच्छे से समझा नहीं पाता है डेवलपर को। आज इसने कुछ और बोला था, 10 दिन बाद आप कुछ बना के जाओगे तो कुछ और बोलेगा, ये मुझे ऐसे नहीं आता चाहिए, ठीक है। ये मुझे लॉगिन के अंदर यूजर नेम पासवर्ड और उसका कांटेक्ट नंबर भी चाहिए, ठीक है। कांटेक्ट नंबर डालकर थोड़ी देर बाद मुझे इसकी सीवी भी चाहिए। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट से अच्छे समझा नहीं पाता है। उस रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो तरीका है कि अच्छे तरीके से इसको समझा पाए, और डेवलपर जो टीम है, जिस डेवलपर टीम मतलब सब जने आए, बिजनेस एनालिस्ट आ गए या दूसरे लोग हैं जो कोड कोडिंग से पहले डिजाइनर वाले हैं, वो सब लोग यहाँ पे डेवलपमेंट टीम में हैं, ठीक है। यहाँ का जो गैप है वो खत्म करने के लिए क्या चाहिए, अजाइल फ्रेमवर्क। और इसके बाद ये जो है आपके पास ऑपरेशन टीम, यहाँ पे कौन सी चीज काम कर रही है, इस स्टेप पे आने से पहले यहाँ पे इसका इवोल्यूशन हुआ, तो इसने इंप्रूवमेंट किया तो कहाँ पे है, डेवऑप्स पे हम लोग आए। तो पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द अजाइल फ्रेमवर्क। ओके, तो गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट अजाइल फ्रेमवर्क। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे समझा दिया था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कोडिंग टीम है, जहाँ पे डेवलपर है, डेवलपर उसका कोड कर रहा है जो यूजर ने दिया है। तो इससे पहले आपके पास एक यूजर नाम का एंटिटी है, ठीक है, जो कोड पे आए। तो यूजर और ये डेवलपर टीम के बीच में भी एक गैप रह जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, डिलीवरी गैप हो सकता है। तो उस गैप को खत्म करने के लिए आपके पास अजाइल फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे, आप अजाइल फ्रेमवर्क क्या है उसके बारे में पढ़ के आओगे, व्हाट इज द अजाइल फ्रेमवर्क। अब याद नहीं रहता तो आप रिमाइंडर में लिखिए, मोबाइल में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, जहाँ पे भी लिखिए। बट नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अजाइल फ्रेमवर्क। सो एनी डाउट टिल नाउ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट्स है, किसी को भी कुछ डाउट है?
सो अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे कि कौन कौन से फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, ठीक है, कौन सा फ्रेमवर्क किस लिए काम में आता है, उसका क्या लिमिटेशन है, ठीक है, अलग अलग टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप लोग चाहो तो। हाँ, इसीलिए देयर इज एन कंपोनेंट इन सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सीईसी। यस, दीपांशु ने एक अच्छा क्वेश्चन किया है, हाउ डेवऑप्स इज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, कि व्हाई द क्लाउड कंप्यूटिंग सिलेबस कंटेन द डेवऑप्स। एनीवन हैव आंसर्स? देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दीपांशु कि हाउ डेवऑप्स इज रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ डेवऑप्स को कैसे रिलेट करके देखते हो आप? एनीवन? ठीक है, द आंसर आपको ड्राइविंग फोर्सेस में मिलता है, ठीक है। हम लोगों ने जो ड्राइविंग फोर्सेस देखे यहाँ पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो डेवऑप्स है वो मार्केट में क्यों आया है। सो देयर इज अ टर्म आइडर अवेलेबिलिटी ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो अगर ये ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स मतलब पहले तो ये समझो कि ड्राइविंग फोर्स क्या चीज होती है। किसी काम को करने के लिए आपको जो पीछे से बैक मिलता है, जो पुश मिलता है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो डेवऑप्स मार्केट में आया तो उसके पीछे से कुछ ऐसा पुश किसने किया है, तो दैट इज द पुशिंग एलिमेंट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन। जैसे मैं कहूँ कि आपको 9 बजे आना है, तो 9 बजे के आने के लिए आपको कोई पुश करता है, कोई जल्दी सुबह में उठ के तैयार करता है, आपको टिफिन बना के दे देते हैं, या टिफिन की अवेलेबिलिटी है, बस की अवेलेबिलिटी है, आपके पास एक्टिवा है जिस वजह से आप ऑन टाइम पहुंच सकते हो। तो दैट आर द सर्टेन फीचर्स जिसकी वजह से आप वो काम कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि ये डेवऑप्स पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि गिटहब जैसा एक टूल है आपके पास जहाँ पे सारी चीजें एक साथ देख सकते हो कि डेवलपर क्या काम कर रहा है, मेंटेनेंस वाला क्या काम कर रहा है, टेस्टर क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे टूल अवेलेबल है क्लाउड पे जहाँ पे सारी की सारी बिजनेस एक साथ अप हो सकता है, सारी एंटिटी एक साथ देख सकते हैं। 8 लोग काम कर रहे हैं तो 8 अलग अलग अपने अपने घर पे काम बैठ के अपने मशीन में नहीं कर रहे हैं, वो किसी एक ऐसी जगह से काम कर रहे हैं जहाँ पे कोलोब्रेशन हो सकता है। तो कोलैबोरेशन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, कि सब लोग एक ही प्रोजेक्ट पे एक जगह अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं। जैसे गिटहब में होता है, गिटहब में अब मैं काम कर रहा हूँ, बार बार पुश करते जा रहा हूँ मेरी रिपोजिटरी के अंदर, तो गिटहब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सॉल्यूशन है या क्लाउड कंप्यूटिंग के एक एप्लीकेशन है। सब लोग आइसोलेट में काम करते हैं कि नहीं, मैं 1 घंटे पूरे दिन सुबह से लेकर जो काम करता हूँ वो सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर में है, तो दूसरा कैसे उसको देख पाएगा, कोई उसको देख नहीं पाएगा। वो तो लास्ट में जब मैं अपलोड करूंगा या किसी जगह पे उसको डंप करूंगा तब जाके देख पाएंगे। पर एक साथ 10 प्रोग्रामर एक ही एप्लीकेशन पे काम करे, वो किस तरह से पॉसिबल है, सिर्फ वो सिर्फ क्लाउड बेस्ड या वर्चुअलाइजेशन की वजह से पॉसिबल है। क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउड एंड virtualization. But virtualization is the basic pillar behind the cloud. If there is no virtualization, cloud is not possible. ठीक है, दीपांशु समझ पा रहे हो व्हाई क्लाउड इज बिहाइंड द डेवऑप्स? बिना क्लाउड के तो डेवऑप्स पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्डर भी एक जगह पे रहे, टेस्टर भी एक जगह पे रहे, मेंटेनेंस वाला भी एक जगह पे रहे, तो वो तो क्लाउड ही दे सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा था सीईसी। तो सीईसी के लिए आप लोग टीम बनाना शुरू कर दीजिए। इन योर टीम यू हैव द 3 स्टूडेंट और 1 2 और 3, मैक्सिमम 3 पीपल आर देयर। बोला था ना। हाँ, तो सेम टीम कैन बी वर्क। हाँ, वही टीम मेरे साथ काम कर सकती है, या चाहे तो टीम चेंज कर सकते हो। नॉट नेसेसरी वो 3 लोग ही सारे असाइनमेंट करें, कि सर ने जो दिया असाइनमेंट वो उसमें भी वो 3 जने रहे, या मेरे असाइनमेंट में भी वही 3 जने रहे। ऐसा कंपल्शन नहीं है। मुझे एक सेकेंड, सर अलग से सीईसी कंपोनेंट देंगे, मैं अपनी तरफ से दूंगा सीईसी कंपोनेंट, है ना। हो सकता है सर आपको प्रेजेंटेशन दे और मैं आपको प्रैक्टिकल में दे दूं कि आपको एडब्ल्यूएस कैसे यूज करना है वो बताइए, ठीक है। या सर और हम दोनों मिलके एक शीट बनाएंगे जिसमें अंदर हो सकता है कि कुछ लोगों को सर का असाइनमेंट मिले, कुछ लोगों को मेरा असाइनमेंट मिले। हेलो सर। ओके, यस सर आप असाइनमेंट अलग देना, पर जो टीम हमने वो सर ने एक सेकंड वही ना, आपको हेमिन थोड़ा लाउडली बोलोगे प्लीज। सर आप असाइनमेंट भले ही अलग दे, पर टीम हम वही सेव रखेंगे ना। हेमिन, मुझे ना आपका ऑडियो बहुत कट कट के आ रहा है, तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स इवन।
तो आपका क्वेरी जो है ना चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए तो सही रहेगा। यस, 4% के लिए बोला, देख लेते हैं। सर से बात कर लेता हूँ, इफ दे अलाउ हम लोग 4 का करेंगे, ठीक है। हाँ, रोल कॉल कर लीजिएगा एक बार। रोल नंबर आपको याद हो गए? गुरु किरण, प्रेजेंट सर। ध्रुवी, बालानी ध्रुवी, 1 सेकेंड प्लीज। मीत, प्रेजेंट सर। टील, मिहिर, प्रेजेंट सर। किशन, sorry, Krunal. Krunal is there? Yes, okay. Kishan, Nitish, Jay, प्रेजेंट सर। Jay is present, okay. Purva, Present, sir. Bhavya, प्रेजेंट सर। Ati, Sohel, Arman, Nilanjana, Roma, Muskan, Utsav, Nidhi, Sajid, प्रेजेंट सर। Dipanshu, Sahil, Karvi, Jatin, प्रेजेंट सर। Hinal, Vishwa, Dhwani, Present, sir. Kushish, Mansi, Present, sir. Dev, Parmar Dev, sorry, Patel Dev, Dhruvil, Patel Dhruvil, Jay, Kishan, yes, Patel Kishan, Narhari, Rahul, Rajvi, Kaushal, Vidhi, Prajapati Vidhi, yes, okay. Present, sir. Okay, Grishma, Shubham, Nurej, Rajput Nurej, Rutvik be present, okay. Jamin, Rawal Jamin, Troop, Dhaval, Saxena Dhaval, Amin, Present, sir. Amin, Janil, Present, sir. Jenny, Minoli, Namrata,
निष्ठा, प्रियांशी, मोहित, कौन है मोहित? अविनाश, अंजलि, पार्थ, राजकुमार, गुरदीप, सोनिया, धार्मिक, anyone else remains? यस सर। नाम बोलो बेटा आपका, ऐड कर देता हूँ मैं। राठौड़ जय। जय राठौड़। Hello. यस। Sir. My name is Yash Baria. यश। हाँ. ओके। BRIY. Yash Baria. हाँ, वो मैं देख लूंगा। anyone else? राठौड़, जय, यश। एक सेकंड। मौलिक, जय, यश, मौलिक, सुहानी। इसके अलावा कोई है अभी नया? तो देख लेंगे बेटा, नए नाम होंगे वो तो लिस्ट में से सारा नाम आ जाएगा मेरा। यस। ट्विंकल, हाँ ट्विंकल कौन सी? नया ऐड हुआ है ट्विंकल? ट्विंकल दौलतानी। ओके ओके गुड। ओके ट्विंकल, Yes, ऐड sir. कर लिया आपको ना? इस वीक ही ठीक है ठीक है, चलिए। ओके ओके। So we will winding our session here only. So bye for the session. Be safe and sound. ट्विंकल लिख सर दिया आपने आपने मेरा मैंने? नेम तो नहीं लिखा। ओके ओके सर, थैंक यू।